नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस सेट में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारा सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहले के हिंदी के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा? आपको बताना है कि भागीरथी जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो भागीरथी का पर्यायवाची हो जाएगा गंगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। देखिए दोस्तों, भागीरथी के और भी कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं इन्हें जान लीजिए। गंगा के अलावा और कौन कौन से हैं? तो देवप्रगा, विष्णुप्रगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, त्रिपथगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, सुरसरिता इत्यादि। ये सारे नदियाँ भागीरथी की पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। देवप्रगा, विष्णुप्रगा, ध्रुवनंदा, सुरसरी, त्रिपथगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, सुरसरिता और ये है गंगा। ठीक है, तो ये सारी नदियाँ जो हैं भागीरथी की पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विसर्ग संधि किसमें है। तो ये है आपको निश्चल में, तो निश्चल आपको हो जाएगा विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। देखिए, विसर्ग यानी क्या हुआ, ये जो साइन होता है डॉट डॉट, इसको बोलते हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो आप शब्द देख रहे हैं निश्चल, देखिए नि और नि, ये जो देख रहे हैं नि के साथ विसर्ग लगा है, और इसमें जब हम धन कर देंगे किसको, चल को, तो ये हमारा क्या बन जाता है, निश्चल। तो इस प्रकार जब भी किसी विसर्ग के साथ आगे आपको स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग जो है यहाँ पर, ये जो आपको विसर्ग दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा कि इसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बन गया आपको निश्चल। तो ठीक है, तो आप समझ गए, ये जब भी कोई ऐसा आए संधि तो वो आपको विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? भाषा जब हम निर्माण करेंगे तो उसका आपको क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले होता है ध्वनि, फिर उनसे मिलकर के बनता है शब्द, फिर शब्दों से मिलकर के बनता है पद, और जब पद मिल जाते हैं तो बन जाता है वाक्य। तो ये है आपका सही अनुक्रम। तो याद रखिएगा, आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कि आपको बताना है कि ये जो दैविक, सामाजिक, भौमिक और पाक्षिक, ये चार वर्ड आपको दिख रहे हैं, इसमें सबके लास्ट में इक प्रत्यय लगा है, लेकिन इनमें से कोई एक है जिसमें कि लास्ट में इक प्रत्यय नहीं लगा है। तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दैविक देख रहे हैं इसमें देव के साथ इक जुड़ के दैविक बन गया, तो ये तो सही है, मतलब कि गलत नहीं है। फिर दूसरा है समाज, समाज में आपको इक जुड़ करके बन गया सामाजिक। इसी प्रकार भूमि में जुड़ करके इक बन गया भौमिक। लेकिन ये जो वर्ड देख रहे हैं पाक्षिक, ये आपको इसमें कोई भी इक प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये पाक्षिक खुद में एक शब्द है। पाक्षिक का अर्थ होता है 15 दिन का समय, जिसे हम इंग्लिश में फोर्टनाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाक्षिक। नेक्स्ट है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, उर्छाय में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार है, तो देखिए दोस्तों, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, उर्छाय में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो ये है आपको अनुप्रास अलंकार। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। अब समझ लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिस अलंकार में किसी वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वैसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि जब आप ये सेंटेंस देखेंगे, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तो यहाँ पे सबके स्टार्टिंग में त, तरनी में भी त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त। तो ये जब किसी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन बार बार हो, तो वैसे अलंकार को हम क्या कहते हैं? वैसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, समझ गए? जब भी किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वैसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? आपको बताना है कि देश प्रेम में कौन सा समास है। तो ये आपको तत्पुरुष समास है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है। ऐसा समास जिसमें
अंतिम पद अर्थात जिसे हम उत्तर पद भी कहते हैं वो आपको प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और ऐसे समास में कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, कारक की विभक्ति आपको याद है। ठीक है, तो उनका जो लोप होता है, उनके चिन्हों का लोप होता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे ऐसे समास को? तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं देश प्रेम, ये आपको करण तत्पुरुष समास है। करण के साथ क्या यूज होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो देश प्रेम है, देश से प्रेम, तो यहाँ पे से का लोप है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? देश प्रेम तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात के रचनाकार कौन है? पूस की रात ये कहानी है, इसकी रचना किसने की है? तो पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है इसके रचनाकार, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है या फिर रासायनिक होता है। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक होता है, रासायनिक केमिकल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है आपको इसका शुद्ध वर्तनी रासायनिक। नेक्स्ट है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों, उपसर्ग रहित यानी कि उपसर्ग का यूज ना हुआ, तो ये उपसर्ग के बारे में पता है ना आपको? उपसर्ग को इंग्लिश में हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सुयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश, इसमें कौन से उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है? किस में आपको बताना है? तो देखिए, योग, योग में आपको सु जुट गया है तो सुयोग बन गया है। देश में आगे वी जुट गया है। इसी प्रकार अत्यधिक यानी अधिक में आगे अति जुट गया है। और लेकिन सुरेश, इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेश, ये आपको उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जान लीजिए, यह, वह, वे, ये इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये इससे क्या पता चल रहा है कि निश्चितता का बोध चल रहा है किसी व्यक्ति का, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार? आपको बताना है कि चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपको रूपक अलंकार, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है इसे समझ लीजिए। देखिए, इसमें उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो जब भी कोई उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा तो उस अलंकार को हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर चरण जो है उसको हम कमल के समान बताया गया। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कमल, इसको चरण को जो है ना, चरण शब्द, इसको कमल के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमान और उपमेय में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है कि इन चारों में से विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, विशेषण शब्द है आपको सच्चा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चा। विशेषण क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, विशेषण जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का पता चले तो वैसे शब्द को हम क्या बोलेंगे? विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो सच्चा क्या आपको पता चल रहा है कि उसके विशेषता का पता चल रहा है, तो इसलिए सच्चा जो हो जाए आपको विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन, इसमें कौन से संधि का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो तपोवन में विसर्ग संधि का यूज हुआ है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जिस संधि में ये आपको विसर्ग के चिन्ह का क्या हो, लोप हो जाए, यानी कि परिवर्तन हो जाए उसका जुड़ने के बाद, तो उस संधि को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तपोवन में विसर्ग संधि ही है। ठीक है, तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? तो ये आपको बना है क धन श, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क धन श। ये आपको इन दोनों के योग से बन जाता है छ वर्ण, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शब्द कौन सा शब्द है? रेलगाड़ी आपको बताना है कि तत्सम है, देशज है, विदेशज या फिर संकर है। तो देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी जो शब्द है आपको संकर शब्द है, तो आंसर है ऑप्शन डी संकर शब्द। रेल और गाड़ी ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए आपको ये संकर शब्द हो गया रेलगाड़ी, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, तो गौशाला में तत्पुरुष समास है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, गौशाला में तत्पुरुष समास है। अभी मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें कि देखिए, तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं।
तो आंसर याद रखिएगा, ये गौशाला ये जो शब्द है ये आपको तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आदर शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा। आदर शब्द का विशेषण बनाइए, तो ये आपको बन जाएगा आदरणीय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदरणीय। आदर का विशेषण आदरणीय। ठीक है। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। यहाँ पर विशिष्ट देख रहे हैं आप, ये जो वर्ड ये गलत है। आपको बताना है कि इन चारों में से विशिष्ट मतलब कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वैशिष्ट्य होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वैशिष्ट्य। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। आंसर है आपको ये, देख लीजिए किस प्रकार वैशिष्ट्य लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का बताना आपको। देखिए प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करे उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, और इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, तो धुंधला, धुंधला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आपको ला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ला। धुंध में ला जुड़ गया है तो बन गया है धुंधला। तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ला प्रत्यय का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो ये है आपको ए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए तालव्य व्यंजन किस में यूज होता है, तो छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य तथा तालव्य स। हम बोलते हैं तालव्य स, क्यों, क्योंकि उसका उच्चारण तालु के द्वारा होता है, इसलिए हम उसे तालव्य स बोलते हैं। और च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ये चारों जो होते हैं ये आपको तालव्य व्यंजन के द्वारा, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण तालु के द्वारा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन ए में च, छ, ज, ज ये तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतेवासी का क्या अर्थ होता है। अंतेवासी का अर्थ बताना है। तो अंतेवासी का अर्थ होता है कि गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को हम बोलते हैं अंतेवासी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को हम सममात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जिसके चारों चरणों में समान मात्रा हो वैसे छंद को हम सममात्रिक छंद कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए दिन मतलब डे जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो दिन का मतलब होता है दिवस, वार, वासर। लेकिन दिन, ये जो आप दिन देख रहे हैं इसका मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो ये दिन का मतलब हो जाएगा गरीब, तो यह आपको पर्यायवाची नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बड़ी ई लगा है, ये आपको इसका अर्थ होता है गरीब। नेक्स्ट है, टूट चाप नाही जुरे रिसाने का क्या अर्थ है। टूट चाप नाही जुरे रिसाने का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। यानी कि जब आपके पास नुकसान हो गया है उसके बाद आप उस पर क्रोध करें तो वो आपका व्यर्थ है, मतलब कि बेकार है। तो याद रखिएगा इस लोकोक्ति का अर्थ हुआ नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव इनमें से कौन सा है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव बताना है। तो देखिए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव हो जाएगा रति। आंसर है ऑप्शन डी रति। अस्थायी भाव के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि टोटल 9 होते हैं। ठीक है, तो उनमें से ही एक है श्रृंगार रस। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको रस आते जाएगा उन सबको मैं आपको याद कराते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रृंगार रस, तो श्रृंगार का अस्थायी भाव याद रखिएगा रति होता है। ठीक है, आगे और भी आएंगे तो उनके बारे में मैं आपको याद कराते चलूँगा। बस अभी याद रख लीजिए कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो ये आपको तत्पुरुष समास है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास। देखिए विद्या का अर्थ ही यहाँ पे जैसे कि का कारक का यूज हो रहा है, तो मैंने बताया था कि जब देखिए जब कर्ता ने कर्म को, ऐसे अगर आप पढ़ते चलेंगे तो जिस समास में कारक का लोप हो और इसमें उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो वैसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो विद्यार्थी को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विद्या का अर्थ ही, तो का जो है ये आपको कारक का लोप हो रहा है, तो इसलिए ये जो समास होगा ये आपको तत्पुरुष समास होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, चिरंजन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। चिरंजन का विलोम शब्द हो जाएगा नस्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नस्वर। चिरंजन का विलोम हो जाएगा नस्वर। नेक्स्ट है, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ पर आप ये जो शब्द देख रहे हैं सहस्त्र, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको इसका शुद्ध वर्त नहीं बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों ये हो जाए आपको सहस्त्र। आंसर है ऑप्शन सी सहस्त्र, ये आपको सही है। ऑप्शन सी जो दिया है ये आपको सही शुद्ध वर्तनी है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। जब प्रत्येक को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपको बन जाएगा प्रतिधन एक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिधन एक, यानी कि प्रत्येक।
प्रत्येक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति धन एक। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, आपको बताना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी विषय की पूरी छानबीन करना को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विवेचन, विवेचना करना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेचन। नेक्स्ट है संस्कृति का विशेषण बनाना, आपको संस्कृति का विशेषण बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो आपको बन जाएगा सांस्कृतिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक, संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट है आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि आए थे कुछ और कार्य करने और लग गए किसी और कार्य में। तो इस लोकोक्ति का मतलब हो गया यही। ठीक है, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, इसका मतलब हो जाए आए थे कुछ और कार्य करने और लग गए किसी और कार्य में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वाक्य में आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है कि किस में अशुद्ध है, किस पार्ट में। तो देखिए पहला है संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। तो संसार के प्रत्येक कोने कोने नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रत्येक है ये आपको सुपरफ्लुअस वर्ड यानी कि अननेसेसरी यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसलिए संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है, तो इसलिए बी आपको ऑप्शन में त्रुटि है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पशु शब्द का विशेषण इनमें से कौन सा है। पशु शब्द का विशेषण बनेगा तो वो आपको कौन सा बन जाएगा, तो वो आपको बन जाएगा पाशविक, पाशविक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाशविक, पशु शब्द का विशेषण हो जाएगा पाशविक। नेक्स्ट है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय आपको बताना है कि विस्मय जो अस्थाई भाव है ये किस रस में होता है, तो ये आपको होता है अद्भुत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्भुत। अभी मैंने आपको एक और बताया था, ये भी याद कर लीजिए आप, विस्मय जो होता है ये आपको किसका अस्थाई भाव होता है, विस्मय अस्थाई भाव है किस रस का, तो ये आपको है अद्भुत का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अद्भुत। नेक्स्ट है उधो का लेना न माधो को देना, उधो का लेना न माधो को देना, इसका मतलब क्या हुआ, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है अपने काम से काम करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने काम से काम, मतलब अपने से मतलब रखना, दूसरों में इंटरफेयर न करना, अपने से ही मतलब रखना। उधो का लेना न माधो का देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची अश्व होता है, घोटक भी होता है, तुरंग भी होता है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों कटक, ये कटक जो है ये आपको घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कटक। नेक्स्ट देख लेते हैं सागपात, ये कौन सा समास है, सागपात ये कौन सा समास है, तो ये आपको द्वंद्व समास है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए दोस्तों ये जो आप योजक चिन्ह देख रहे हैं इसका यूज होता है, और इसमें योजक शब्द का लोप होता है। तो इसलिए जब भी ऐसा समास हो जिसमें योजक शब्द का लोप हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो ये आपको कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र, नक्षत्र किस प्रकार लिखा जाता है वो आप बताएं। तो नक्षत्र इस प्रकार लिखा जाता है जिस प्रकार ऑप्शन बी में दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्षत्र, ठीक जिस प्रकार ऑप्शन बी में दिया है ये है शुद्ध वर्तनी नक्षत्र का। नेक्स्ट है गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गिरीश का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा, तो ये आपको हो जाएगा गिरी धन ईस। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा कि ई में बड़ी ई होगा। ठीक है, गिरी धन ईस, ई में बड़ी ई है तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरी धन ईस। नेक्स्ट है चांदी का ऐनक लगाना का क्या अर्थ हुआ। चांदी का ऐनक लगाना ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, यानी कि अपना प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी किसी प्रकार का काम करते रहना, तो उसको हम लोकोक्ति में बोलते हैं चांदी का ऐनक लगाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। देखिए अब एक गेंदे की माला, इसका यहाँ पर गलत आपको लग रहा हो। देखिए गेंदा का जो फूल होता है उस बहुत सारे से मिल करके माला बनता है, एक गेंदे से कोई माला नहीं बन नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर यह आपको एक नहीं होगा। तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी क्योंकि सी में त्रुटि है। नेक्स्ट है आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। आकाश का पर्यायवाची बताना है, तो ये है आपको ऑप्शन सी व्योम। आंसर हो जाए ऑप्शन सी व्योम। आकाश के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं ये जान लीजिए। तो आकाश का हो गया अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, गगन, दीव, नभ इत्यादि। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। अंबर,
अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, दीव, नभ इत्यादि। ये सारे आपको क्या हो जाएंगे, आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे व्योम भी देख रहे हैं, ये जो शब्द है व्योम, ये भी आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है दिन को दिन और रात को रात न समझना, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना, यानी कि दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ यही हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंद का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। मंद, मंद यानी कि सुस्त, मतलब धीरे धीरे चले, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा द्रुत, यानी कि फास्ट। मंद का मतलब हुआ धीमा और द्रुत का मतलब हुआ फास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कि देखिए, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, इन चारों में से कौन सा सही है। तो ये आपको भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा जानने वाला। आपको बताना है कि थोड़ा जानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इसे हम क्या कहेंगे। तो जो थोड़ा मोड़ा जानता है उसे हम बोलते हैं अल्पज्ञ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पज्ञ। और जो बहुत जानता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। और यहाँ पूछ रहा है थोड़ा जानने वाला, तो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में, मतलब ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। इसमें आपको कहाँ पर त्रुटि नज़र आ रहा है वो आपको बताइए। देखिए, मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से ना होकर के मुझसे हो जाएगा, मुझसे क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप त्रुटि देख रहे हैं पार्ट डी में, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझसे क्या संबंध है, ये हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे हम संकालू कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकालू। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे हम संकालू कहते हैं। नेक्स्ट है अधुनातन का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा। अधुनातन का विलोम शब्द बताना है, तो ये आपको हो जाएगा इसका अपोजिट पुरातन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरातन। अधुनातन यानी कि नया और पुरातन मतलब कि पुराना। ठीक है, तो अधुनातन का उल्टा हो जाएगा पुरातन। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देख लेते हैं आप लोग के लिए आज के क्वेश्चन को, जो कि आपको जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। वो क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, ये जो आपको सेंटेंस है इसमें कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें आपको अलंकार पहचानना है, कौन सा अलंकार यूज हुआ है। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। आप लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा इसका सही जवाब है। जिन लोगों को पता है वो आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके पहले जिस क्वेश्चन का मैंने पूछा था तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया था, ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन का भी आप लोग सही जवाब कमेंट सेक्शन में दें। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज के सेट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को भी बताएं कि आपको इसमें से कितने सवाल आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।